आज मैं ऑफिस जाने लगा तो मेरी छोटी बेटी मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी उम्र बामुश्किल 15-16 साल थी, लेकिन आज वो जिद कर रही थी कि बाबा ऑफिस ना जाओ। मेरी बेटी ने इससे पहले कभी ऐसी जिद नहीं की थी। वैसे भी जब से वो बड़ी हुई थी, वो बहुत ज्यादा समझदार हो गई थी, लेकिन आज उसकी परेशानी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बेटी से पूछा कि क्या हुआ। उसने नफी में सर हिला दिया। बोली कि अब्बा है तो कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ आज आप ऑफिस ना जाओ। मैंने सोचा कि वैसे ही कह रही होगी, लेकिन जब मैं उठकर जाने लगा, मेरी बेटी ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आज से पहले मैंने उसका ऐसा रवैया नहीं देखा था। पूछने पर मजबूर हो गया कि क्या बात है बेटी, कोई मसला है तो मुझे बताओ, इस तरह रो तो मत, और अब तुम बड़ी हो गई हो, बहादुर बनो। मैंने अपनी बेटी को ये बात कही तो वो मजीद रोने लगी। नहीं अब्बा, मैं बहादुर नहीं बनती, बस आप हैं जब तक मुझे किसी की जरूरत नहीं। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। क्या बात है बेटा, तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। मेरे कहने पर मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी मैं मुतमईन होकर दफ्तर आ गया, लेकिन घर से निकलते हुए जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो गीली आंखें थीं और उसमें आंसू थे। दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं दफ्तर जाऊं, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मैं दफ्तर गया तो आज दरवाजे पर मुझे बूढ़ा चपरासी मिला, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब हो गई थी। मैंने देखा वो आज बहुत ज्यादा परेशान था। उसने आते ही मुझे सलाम किया। सलाम सर, अल्लाह आपकी बीवी बच्चों को सलामत रखे। मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ तो मुझे बताएं। चपरासी का ये रवैया मुझे बड़ा अजीब लगा था, लेकिन वो शुरू से ही बहुत खुश इखलाक था। उसे यहाँ आए हुए 1.5-2 महीने हुए थे। उसकी खुश इखलाकी देखकर मुझे लगता था कि वो इस ऑफिस में बहुत जल्द अपना मकाम बना लेगा। मुझे शुरू से ही एक कमजोरी थी कि मैं खुशामदी लोगों की बातों में आ जाता था, जो मेरी तारीफ करें, मेरे हुक्म की तामील करें और हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मेरे नखरे उठाने के लिए मौजूद हों। मैंने उससे कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आइंदा के बाद अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। बस फिर क्या था, फरीद अहमद ने तो अपना मामूल ही बना लिया। सुबह आकर सलाम करता, दिन को मुझे खाने में कोई न कोई चीज लाकर देता, रात होती तो मुझसे पैसे मांग लेता। अब तो मैं उसे रोजाना के 500 या फिर 1000 रुपए दे देता था, लेकिन मैंने फरीद अहमद के चेहरे पर कभी खुशी नहीं देखी थी। वो बस मेरी खिदमत में जुड़ा रहता था। मैंने उससे एक दिन बात करने का सोचा, लेकिन मुझे उस दिन भी ऑफिस से लेट हो चुका था, सो मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। एक दिन मुझे उससे बात करने का मौका मिला। मैंने कहा, फरीद अहमद, तुम्हें तो मैं काफी ज्यादा पैसे दे देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आदत ही ऐसी है, तुम सभी की जेब खाली करवा कर रहोगे। मैंने तो ये बात अजराए मजाक कही थी, पर फरीद अहमद ने अपना सर गम से झुका लिया था। क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मेरे कहने पर मुझे उसने बताया कि वो इसलिए मजबूर है कि उसकी शादी एक जवान लड़की से हुई है। अब वो रोजाना उसके लिए कपड़े, जूते और तरह तरह की चीजें लेकर जाता है, तभी उससे बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत पड़ती है। अगर ये खर्चा ना होता तो फरीद अहमद नौकरी भी ना करता, अपनी पेंशन पर ही गुजारा कर लेता। लेकिन फरीद अहमद के मुताबिक वो बहुत ज्यादा मुश्किल दिन गुजार रहा था। मुझे हैरत हुई थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि तुम जैसा सोचते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी तुम जवान नजर आते हो। फरीद अहमद की ये बात मुझे अच्छी लगी थी कि कम से कम वो अपनी बीवी से मोहब्बत तो करता था और बाकी उन मर्दों की तरह नहीं था जो बीवियों की फरमाइश को पूरा करना भी गुनाह समझते हैं। फरीद अहमद अपनी बीवी का बहुत ख्याल भी करता और जिक्र भी करता था। हमेशा यही कहता कि साहब जी, मेरी तो औकात नहीं थी कि वो लड़की मुझसे शादी करती। वो जवान, कम उम्र और खूबसूरत है, जबकि मैं बूढ़ा हूँ। मेरे सर पर तो बाल भी नहीं है और पेट भी निकल आया है। फरीद अहमद की बातें बड़ी मजे की होती थी, इसी वजह से अब मेरी उसके साथ दोस्ती बढ़ने लगी थी। एक दिन मैंने देखा फरीद अहमद ऑफिस से जल्दी जाना चाह रहा था। उसके हाथ में कपड़ों के जोड़े भी थे और आज वो 2 कपड़ों के जोड़े लेकर जा रहा था। फरीद अहमद को इस तरह देखकर मैंने उसके साथ मजाक किया।
अरे भाई, लगता है कि आज तुम एक नहीं बल्कि दो बीवियों के लिए कपड़े लेकर जा रहे हो। सचमुच सब कुछ बता दो कि कहीं तुमने दो शादियां तो नहीं कर रखी। मेरी बात सुनकर फरीद अहमद अपने कानों को हाथ लगाने लगा। अरे साहब, आप कैसी बातें करते हैं? खुदा का खौफ करे, मुझे इस उम्र में एक भी मिल गई है, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी के चक्कर में कहीं अपनी पहली बीवी को नाराज ना कर दूं। अरे फरीद अहमद बड़ी ही एहतियात से काम ले रहा था। उसका बीवी से डरना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसकी इन हरकतों से लुत्फ अंदोज होता था, लेकिन मैं अपनी बीवी के बारे में तो भूल ही गया। मैंने फरीद अहमद को देखकर सोचा था, मेरी बीवी मेरे घर के कितने काम करती है, मेरी बेटी को संभालती है, पर इसके बावजूद उसकी कोई भी फरमाइश मैं पूरी नहीं करता। मैंने दिल में सोचा और फिर घर जाते हुए एक फूल भी खरीदा। आज अपनी बीवी के लिए फूल लेकर जाऊंगा, कल कोई और तोहफा लेकर जाऊंगा, मैंने दिल में सोचा और वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। मैं घर पहुंचा तो मेरा इस्तकबाल करने वाली मेरी बीवी आज मेरे रास्ते में मौजूद नहीं थी। उसने मेरा इस्तकबाल नहीं किया। मैं समझा कि शायद वो मुझसे नाराज होगी, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कि हानिया बहुत डरी हुई थी। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि आने से पहले वो कुछ ऐसा कर रही थी जिसे मेरे आने पर उसे छोड़ना पड़ा, उस काम को बंद करना पड़ा। इसलिए वो इतनी ज्यादा चौंकी हुई थी। मुझे उस पर हैरत भी हुई थी, लेकिन मैं खामोश रहा। मेरी आदत नहीं थी कि मैं पुलिस वालों की तरह अपनी बीवी से तफ्तीश करता। मेरी चुप ने उसे खुद ही बोलने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी एक दोस्त आई थी, वो मुझसे मिलना चाहती थी। देखो, मुझे ये तोहफा भी देकर गई है। मेरी बीवी ने एक खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दिखाते हुए कहा था। ये बिल्कुल नया और बहुत ही ज्यादा उम्दा लग रहा था। ये कौन सी सहेली है तुम्हारी जिसने तुम्हें इतना कीमती तोहफा दे दिया? वैसे तो तुम्हारी सहेलियां 500 1000 से ज्यादा का तोहफा तुम्हें नहीं देती। मेरी बात पर वो चिढ़ गई। अब ऐसा भी नहीं है, मेरी सहेलियां मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करती हैं। और हाँ, अब तुम देखना कि वो मेरी जिंदगी को कितना सहल और आसान बना देंगी। मुझे इतने तोहफे देंगी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि तुमसे ज्यादा ही करती होंगी। कभी तुमने मेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं की। मेरी बीवी के गिले शिकवे शुरू हो गए थे। मैं उसकी कोई बात अभी सुनना नहीं चाहता था। फिर अचानक उसका लहजा सर्द हो गया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर रोमानवी लहजे में बोली, मुझे लगता है कि तुम अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी को भूल रहे हो। उसकी बात सुनकर मैं चौकन्ना हो गया। कौन सी जिम्मेदारी? शोर होने की, मैंने शरारती अंदाज में पूछा तो उसने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। नहीं, मैं किसी और जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। शायद तुम ये भूल ही गए हो कि तुम्हारी दो औलादें भी हैं और दोनों की माएं भी अलग अलग हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने बच्चों को जायदाद में अलग अलग हिस्सा दे दो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभी मैं जिंदा हूँ, इन बातों का कोई मकसद नहीं बनता। और फिर वैसे भी आलिया तो अभी 18 साल की भी नहीं हुई। मैं नहीं चाहता कि खामखा मैं उसे किसी जंगल में फंसाऊं। और हाँ, रही बात मेरे बेटे की, तो वो कभी भी मुझसे ऐसी बात नहीं करेगा। मेरा बेटा है, मेरा खून है। मैंने प्यार से मोहित के बारे में सोचते हुए कहा था। मोहित मेरा अनाबिया से बेटा था और अनाबिया हमेशा यही कोशिश करती कि वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा जायदाद दिलवा सके। हालांकि मेरे कुल 4 ही बच्चे थे और 2 बच्चे एक बीवी से, 2 मेरी पहली बीवी से थे। मगर फिर भी मेरी बीवी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। हालांकि मेरी पहली बीवी मर चुकी थी, पर फिर भी मेरी बीवी को कोई न कोई खटका लगा रहता था कि कहीं मैं उसको याद ना कर लूं। मुझे अपनी बीवी की ये हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी, लेकिन मैं सब्र कर रहा था क्योंकि वो हानिया को भी तो संभाल रही थी। उस दिन हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी। मेरी बीवी ने मुझसे बहुत गिले शिकवे किए, कहने लगी कि तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। लेकिन एक अचानक ही अजीबोगरीब बात हुई। मेरी बीवी ने अपना लहजा फौरन बदल लिया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर मेरी तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? तुम तो मुझे अपनी जान से भी प्यारे हो। मैं कभी तुमसे लड़ भी नहीं सकती, लड़ने का तो सोच भी नहीं सकती। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक मामूली सी जायदाद की बात पर तुमसे इतनी बड़ी नाराजगी अख्तियार कर लूंगी? बस तुम मुझे मोहब्बत से पुकारना सीख जाओ, उस दिन मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करूंगी।
मुझे अपनी बीवी की बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे टालने के लिए कह दिया कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें गरम गरम दूध का गिलास ला कर देती हूँ, तुम वो पीकर सो जाओ। बीवी पर हैरत इसलिए भी थी क्योंकि आज से पहले तो उसने मुझे पानी भी गर्म करके नहीं दिया था, और आज वो इतने प्यार से चाहती थी कि गर्म दूध का गिलास लेकर आए ताकि मैं पी लूं और मेरी थकन दूर हो जाए। मुझे उस पर पूरा यकीन था, लेकिन अगर मैं दूध पीने के फौरन बाद बेहोशी सी नींद में ना सोता तो मुझे कभी भी अपनी बीवी पर शक नहीं होता। जब सुबह मैं उठा तो मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने आंखें खोली तो बहुत भारीपन महसूस हुआ। मैं तो कभी भी इतनी देर तक सोने का आदी नहीं था। आज ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरी आदत थी कि सेहत के मुतालिक कोई भी बात होती तो मैं जाकर डॉक्टर को जरूर चेकअप करवाता था। सो मैंने उस दिन भी ऐसा ही किया। मैं फौरन डॉक्टर के पास चला गया। मैंने जाकर डॉक्टर को सारी बात बताई, उसे समझाया कि मेरे साथ ये हुआ है। आज मैं इतनी गहरी और पक्की नींद सोया हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला। अगर तो ये नींद किसी वजह से थी तो मुझे वो वजह बता दें ताकि मुझे जब भी नींद ना आए तो मैं ऐसा ही कुछ करूं। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए और फिर जिस बात का इंकशाफ उसने मुझ पर किया उसने तो मुझे हैरान कर दिया। डॉक्टर कहने लगा, आपको नशा आवर दवा दी गई है ताकि आप ज्यादा देर तक सोए रहें। मुझे ये बात भी अजीब सी लगी थी। मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे बेहोशी की दवा देगी, लेकिन अब जहन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर मेरी बीवी ने मुझे बेहोश किया क्यों? वो कौन सा मकसद हासिल करना चाहती थी जो मेरी आंखें खोले हुए मुमकिन नहीं था। फिर मैंने सोचना शुरू किया। वाकई में अब मेरी बीवी मुझसे बहस नहीं करती थी, हमेशा खुश खुश रहती थी, कोई गिला शिकवा भी नहीं करती थी। अब मुझे उस पर भी शक होने लगा था। मैं किस किस पर शक करता? कहीं वो मुझसे अपना बदला तो नहीं ले रही थी, लेकिन वो इतनी जालिम कैसे हो सकती है? मेरे दिल में सारी बातें चल रही थी। मुमकिन था कि मैं डॉक्टर की बात का यकीन ना करता, लेकिन जिस एतमाद के साथ उसने ये बात की थी मुझे उसकी बात मानना ही पड़ी। मैं वहाँ से घर नहीं गया क्योंकि मुझे अब लगने लगा था कि मेरी बीवी नशा आवर दवा देकर या तो मुझे मारना चाहती है या फिर अपना कोई मकसद हासिल करना चाहती है। पर उसका मकसद क्या हो सकता था? मैंने दिल में सोचा, कोई भी तो नहीं, मैं उसे हर चीज मुहैया करता हूँ। मेरी सोच तो मिस्बत थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी इतने गहरे और काले दिल की मालिक निकलेगी। और मेरी बेटी, या अल्लाह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, गुमान भी नहीं किया था। आज मैं घर जाने की बजाय अपने ऑफिस आ गया था। मैंने सोच लिया कि मैं ज्यादातर वक्त ऑफिस में ही गुजारूंगा, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो पीछे से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे परेशान रखता है। मैं दफ्तर आ गया। आकर आज मुझे फिर फरीद अहमद ही मिला। फरीद अहमद हमेशा मेरी परेशानी में मेरे साथ खड़ा होता था। आज मैंने उसे देखा तो वो भी मुझे देखकर खुश हो गया। कहने लगा, साहब, बस आप ही को याद कर रहा था। क्यों, मुझे क्यों याद कर रहे थे? मैंने उससे वजह पूछी। ज्यादा चापलूसी मत करना, देखो जो बात है वो सीधी सीधी बता दो। साहब, आप बुरा मत मनाइएगा, लेकिन लगता है आप अपनी बीवी के लिए घर कुछ भी लेकर नहीं जाते। लेकिन मेरी बीवी जवान है, खूबसूरत है, हमारी शादी अभी अभी हुई है, बस इसीलिए मैं अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। और वैसे भी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं घर दामाद हूँ। मैं वाकई फरीद अहमद की बात सुनकर हंस पड़ा था। सोच नहीं सकता था कि इस उम्र में वो घर दामादी की गुलामी करेगा। लेकिन फरीद अहमद के अजीब ही किस्से थे। उसकी बीवी जवान और खूबसूरत थी, सो वो हर वक्त उसके लिए तोहफे तलाशता रहता था। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। मुझसे ये बात कही तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें 2000 रुपए तोहफे के तौर पर देता हूँ, तुम जाओ, जाकर अपनी बीवी को ऐश करवाओ। फरीद अहमद वो पैसे लेकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे दफ्तर में ही कोई काम पड़ गया। वो अपने काम में मसरूफ हो गया। उसकी जल्दी जाने की ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। ऑफिस में छुट्टी हो चुकी थी। मैं तो वैसे भी घर जा रहा था। बीवी का चेहरा देखना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं किसी तरह घर ही ना जाऊं तो बेहतर होगा। सो इसी वजह से मैंने घर के बाहर रहने का फैसला किया। मैंने फरीद अहमद से कहा, तुमने जहाँ जाना है
मुझे बता दो, मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। फरीद अहमद मेरी बात पर मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। बोला, साहब आप बहुत अच्छे हैं। मैं अभी खुद यही सोच रहा था कि लोकल ट्रांसपोर्ट पर जाते हुए मुझे बहुत देर लगेगी। अगर आप मुझे बाजार तक ले चलें, मैंने अपनी बीवी के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लेना है। मेरी बीवी बहुत लाडली हो गई है, अब वो रोज ही एक तोहफा मांगती है और मेरी सास तो वो यही कहती है कि अपनी बीवी को खुश रखा करो। अब इस उम्र में मेरा खाने वाला है ही कौन। वैसे भी आप मेरी कहानी नहीं जानते, बड़ी अजीब कहानी है मेरी। फरीद अहमद की बात सुनकर मैं चुप हो गया। हम थोड़ी देर के बाद बाजार पहुंचे। बाजार में फरीद अहमद ने ठीक 2500 का जोड़ा पसंद किया था। जोड़ा बहुत खूबसूरत था। फरीद अहमद को भी सभी सस्ते बाजारों का इल्म था, शायद इसीलिए उसने वो जोड़ा खरीदा था, जो कि देखने में भी खूबसूरत था, कीमत भी अच्छी थी। आज तो आपके पैसों का खरीदा है साहब, इतनी सखावत तो बनती है। फरीद अहमद ने जैसे वो जोड़ा लिया तो लगा कि वो पूरी दुनिया को फतह करने जा रहा है। वो बड़ा खुश था। मैंने भी उसके लिए दुआ की थी। वो कपड़े जो उसने लिए थे बड़े उम्दा किस्म के थे और बने बनाए थे, उसमें किसी किस्म की सिलाई की जरूरत नहीं थी। हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब ठीक 2 दिन के बाद मैंने अपनी बीवी को उन्हीं कपड़ों में मलबूस देखा। मुझे फौरन फरीद अहमद की बात याद आ गई। उसने भी अपनी बीवी के लिए ठीक ऐसे ही कपड़े लिए थे। मैंने बस एक बात नजरअंदाज कर दी थी। दिल में सोचा, फरीद अहमद चपरासी होकर अपनी बीवी का इतना ज्यादा ख्याल रखता है, जबकि मैं हूँ कि मैं अपनी बीवी से कोई बात भी नहीं करता। कितनी बुरी बात है। मुझे ज्यादा लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मैंने दिल में यही बात सोच ली थी, लेकिन फिर 2-3 बार ऐसा होने लगा। फरीद अहमद जब भी अपनी बीवी के लिए कोई कपड़े, जूते, गुलदस्ता, जो भी चीज खरीदता, वो मैं घर आता तो मुझे अपने घर में पड़ी मिलती। साथ ही साथ बेटी का बदलता रवैया मुझे परेशान कर रहा था। अब मैं अपनी बीवी पर बकायदा शक करने लगा था, क्योंकि मेरी बीवी भी अजीबोगरीब बातें करती। कभी कभी तो अपने बेटे की बहुत गलत हिमायत करती। मुझे ऐसा लगता जैसा कि मैं अपने बच्चों का नहीं, किसी और के बच्चों का या फिर दुश्मन के बच्चों का बाप हूँ। जो मेरी बीवी मेरे साथ इतना बुरा सलूक करती थी, सिवाय तोहफे तोहफे खरीदने के या लेने के, वो मुझसे कभी भी खुश इखलाकी से बात नहीं करती थी। शायद मैं इससे पहले अपनी बीवी पर शक भी ना करता, पर अब उसका मशकूक रवैया देखकर मैं मजबूर हो गया था कि मैं अपनी बीवी का पीछा करूं, या कम से कम फरीद अहमद की रोदात तो मालूम करूं। क्योंकि फरीद अहमद जब भी कोई नई चीज लेता था, वो मेरी बीवी ने पहनी होती थी या फिर हमारे घर में इस्तेमाल हो रही होती थी, और मेरी बेटी तो खसूसन वही चीज पहनती जो फरीद अहमद खरीद कर जाता था। एक दिन मैंने सोच ही लिया था कि मैं फरीद अहमद की असलियत को मालूम करके रहूंगा, कि कुदरत ने मुझे इतना बड़ा झटका दिया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं दफ्तर में था, आज फरीद अहमद नहीं आया तो मैं बेचैन होने लगा। पूछा कि क्या बात है। कहने लगा कि मेरी बीवी अस्पताल में है, उससे बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ। आप मुझे खुदा के लिए इजाजत दे दे, मैं अपनी बीवी से मिलने जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने मतलब और मकसद के पीछे ही था। मैंने कहा, क्यों नहीं, तो मेरी गाड़ी में ही अस्पताल चलो, अपनी बीवी से पूछ लो कि वो कहाँ है। अरे मैं उससे क्या पूछ सकता हूँ साहब, वो तो बेचारी अस्पताल में पड़ी है। मेरी बात तो मेरी सास से होती है। जानबूझकर मैंने सास के बारे में कोई बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद अस्पताल पहुँच गया। मैं और फरीद अहमद अस्पताल के अंदर पहुँचे। जल्दी से वो मतलूबा वार्ड में पहुँचा। वहाँ पर बीवी को देखकर मैं हैरानो परेशान रह गया था। मेरी बीवी बाहर खड़ी थी, जबकि फरीद अहमद कह रहा था कि ये मेरी सास है। सुनते ही मुझे पसीना आ गया था। लेकिन साहब, मुझे आपको एक बात बतानी है। मेरी बीवी ने अभी मुझे नहीं देखा था कि फरीद अहमद मुझसे एक इल्तिजा करने लगा। मैंने सोचा, जहाँ मैंने इतना कुछ देख लिया है, फरीद अहमद की बात भी सुन लेता हूँ। वो मुझे दूसरी तरफ ले गया। कहने लगा कि ये औरत मेरी असलियत नहीं जानती, कि मैं एक चपड़ासी हूँ। मैंने खुद को बहुत अमीर तरीन शख्स जाहिर किया है, तभी तो इसने अपनी सौतेली बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी, ताकि मेरी सारी दौलत हथिया सके। लेकिन अभी तक वाजिद है कि जब तक मैं उसकी प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत नहीं करूँगा, ये मुझे अपनी बेटी से अपने बेटे को नहीं लेने देगी। बस इसी वजह से मैं इसके सामने अमीर होने का नाटक करता हूँ
और साहब इसी वजह से आज मैं आपको सर नहीं, खुदा के लिए आप मुझे सर कह ले। वैसे तो मैं आपका गुलाम हूँ, एक दिन के लिए आप गुलाम बनने का नाटक कर लें। फरीद अहमद की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मैं फौरन अपनी बीवी के पास पहुंचा। उससे मैंने पूछा कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? किया तो कुछ भी नहीं, उसको एक शोहर पसंद था, मैंने उसकी शादी करवा दी, तो बस इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है? अभी उसकी तबीयत खराब है, जल्दी करो, मुझे कोई तमाशा नहीं बनाना। बीवी की बेहिस्सी देखकर मैं हैरान रह गया था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? भले मेरी औलाद उसकी कुछ नहीं लगती थी, सौतेली थी, लेकिन सिर्फ पैसों की लालच में, और वो भी एक झूठे शख्स के धोखे में आकर उसने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। वो ऐसे कैसे कर सकती थी? अब सिवाय पछतावे के मेरे पास क्या बचा था? लेकिन मैंने भी खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता था जो मेरी औलाद के साथ मुखलिस ना हो। अब आप कहेंगे कि मैंने गलत किया, अल्लाह का नापसंदीदा तरीन अमल किया, लेकिन मैं क्या करता? मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अजीज कुछ नहीं था। जब मैंने अपनी बीवी को फारिग कर दिया, फरीद अहमद से भी कह दिया कि मेरी बेटी को तलाक दे दो, क्योंकि मेरी बीवी ने भी फरीद अहमद से झूठ ही बोला था। मेरी बेटी, खुदा का शुक्र, फरीद अहमद के बच्चे की मां नहीं थी। मेरी बीवी ने उससे झूठ बोला था ताकि फरीद अहमद से दौलत हथियाई जा सके, पर फरीद अहमद तो तब कुछ देता जब उसके पास कुछ होता। सच है कि औरत की अक्ल उस वक्त अंधी हो जाती है जब वो पैसे या माल को देखती है। अल्लाह सब औरतों को साबित कदम रखे।